बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी है। तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी के राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका हिंदी हार्टलैंड के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लगा, जहां पर कम से कम 2 राज्यों में उसे सरकार बनने की उम्मीद थी। हालांकि अब पार्टी ने हार से सबक लेना शुरू कर दिया है और हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य यूपी पर फोकस किया जा रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस की नजर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर है। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में यूपी में लोकसभा चुनाव के 80 सीटों पर जीत की रणनीति भी बनाई जा रही है। दिल्ली में हो रही इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत केंद्रीय नेतृत्व के तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं, जो ये बता रही हैं कि कांग्रेस यूपी से लेकर कितना पूरे देश भर में अलर्ट है, लेकिन यूपी पर किस तरह से खास फोकस है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस हैरान परेशान है। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के परिणाम उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। हिंदी बेल्ट में मिली इतनी करारी हार के बाद अब कांग्रेस आत्ममंथन में जुट गई है। 2024 के लिए कांग्रेस को अब नए सिरे से बड़ी तैयारी करनी होगी। खासकर उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस का सबसे अधिक फोकस है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में पार्टी महज 1 सीट के साथ राजनीति में पूरी तरह से हाशिए पर है। कांग्रेस को पता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो उत्तर प्रदेश में कुछ कर गुजरना होगा। यही कारण है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार विमर्श में जुट गया है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में 2024 को फतेह करने का एजेंडा है, तो वहीं बीजेपी को बढ़ती ताकत से निपटने की रणनीति भी केंद्र में है। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति एक उम्मीद जगी है। तो उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी को बुलाया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, तमाम हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, हमारी सीएलपी आराधना मिश्रा मोना जी सहित तमाम सभी नेता वहां उपस्थित रहेंगे और उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी उपस्थित रहेगा। प्रदेश में कैसे कांग्रेस के संगठन को दिशा दी जाए, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चुनावी रणनीति हो, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। एक तरफ जहां कांग्रेस में बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में उत्साह भरने के लिए यूपी जोड़ो यात्रा भी 20 दिसंबर से शुरू हो रही है। खास बात ये है कि यात्रा की शुरुआत जहां सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी मंदिर से होगी, तो वहीं इसका समापन सीतापुर में नैमिषारण्य में होगा। यानी बीजेपी के हाई हिंदुत्व को कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से भी चुनौती देने की तैयारी की गई है। यात्रा का पहला चरण सहारनपुर से शुरू होकर मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर आकर समाप्त होगा। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार की पोल खोलेंगे और उन्हें सरकार की गलत नीतियों और नियत से वाकिफ कराएंगे। उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो कांग्रेस के लिए यहाँ खोने को फिलहाल ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ की सियासत में पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है। लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटों के साथ 2024 को जीतने की कांग्रेस की मंशा पर कई प्रश्न चिन्ह भी हैं, क्योंकि यूपी में उसका जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 को लेकर उसकी मेहनत रंग लाएगी और निराशा की शाम को चीरकर आशा का सवेरा आएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बंद कमरे में रणनीति बनाने के साथ ही गांव, शहर, गली मोहल्लों तक पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से स्थापित करें, इस पर गहन मंथन हो रहा है।
हालांकि कांग्रेस को चुनौती सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी जैसे दलों से भी है, जो अलायंस में साथ होकर भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो पक्ष विपक्ष में आज दरअसल बात इसी पर होगी कि क्या 2024 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी लग गई है और मिशन यूपी पर फोकस किया जा रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त नसीम खान जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नसीम खान जी आपके साथ करते हैं। सर, क्या हार से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी अब मिशन यूपी में जुट गई है? लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है? देखिए नया जी, उत्तर प्रदेश किसी भी राजनीतिक दल के लिए दिल्ली पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा लोकसभा यहाँ है। और ये भी सच है, इसको हम मानते भी हैं कि पिछले कई दशक से हम उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद कमजोर स्थिति में हैं। उसकी वजह केवल संगठन या लोगों की बेरुखी नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण और जाति ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी हम लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं और लगातार लोगों के पास जा रहे हैं। कार्यक्रम हमारा अभी जो 20 तारीख से चलने वाला है अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, यूपी जोड़ो यात्रा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम संगठन के स्तर पे भी और लोगों के पास पहुंचने में कामयाब होंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्या स्थिति होगी, किस सीटों का क्या मामला होगा, ये बाद में तय होगा, क्योंकि हमारे आलाकमान को तय करना है। लेकिन हमें लगता है कि इस बार 2024 में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी है, पूरे देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है ठीक है नसीम जी, उत्तर प्रदेश की एक जनता धार्मिक भारतीय ध्रुवीकरण जनता का पार्टी जिक्र के आपने झूठ किया को है। धार्मिक ध्रुवीकरण के कहीं ना कहीं एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश तो इन 3 लोकसभा चुनावों में भी की गई थी, जो तेलंगाना समेत 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, हालांकि 5 राज्यों में हुए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को एक बार के लिए हम छोड़ भी दें तो ये जो 3 हिंदी बेल्ट क्षेत्र हैं, यहाँ पर इन 3 राज्यों में भी आपने इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व सनातन का सहारा लेती है, लेकिन वो नैरेटिव यहाँ पर तोड़ नहीं पाए। ऐसे में ऐसा क्या अलग करने वाले हैं इस बार कि यूपी में आपको लगता है कि नहीं, इस नैरेटिव को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, सारे टेलीविजन चैनल इस बात को कहते हैं कि 4 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों की चर्चा करते हैं, 3 राज्यों की। नहीं, मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रही हूँ सर। हाँ, हिंदी बेल्ट में मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। ये 5 राज्य चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण थे और एक राज्य में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमने 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा ने लिए, 4 करोड़ 90 लाख वोट हमने लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट हमने ज्यादा लिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र और तेलंगाना को हटा दिया जाए, अगर एक बार के लिए हिंदी बेल्ट की ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिंदी बेल्ट का ही जिक्र करूं तो मुझे पूरी अपनी बात को आप कहने देंगे बगैर टोके हुए, तो मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। 3 राज्य जो हिंदी बेल्ट है और जहां नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, और ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2014 के बाद से कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और कांग्रेस इस देश से खत्म हो जाएगी, कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। लेकिन आप देखिए कि हमने छत्तीसगढ़, हमने कर्नाटक जीता, हमने हिमाचल जीता और हमने तेलंगाना जीता, और जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात है, सारे सर्वे और सारी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची थी चुनाव के दौरान में, हमारे पक्ष में थे। लेकिन उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट को हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ी बहस पकड़े हुए सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं। और देखिए, मैं आपसे किस लिए कह रहा हूं कि अभी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश सेंट्रल हॉल में जाके की है। आज जो मीटिंग हो रही है, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को। देखिए, मुद्दे से नहीं भटकेंगे ना सर, आधे घंटे का ये शो है, हम संसद की बात कर लेंगे, हम बाकी चीजों की बात कर लेंगे, तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे ना सर। मुद्दे पे रहिए ना। आज जो मीटिंग है, मैं मुद्दा यूपी पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव पे आ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीती है, उनको बधाई, निश्चित रूप से जीती है, लेकिन जिस तरीके
तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके कुछ लोग सेंट्रल हॉल में कूद गए, वहां उनको गोली मारी जा सकती तो उनकी जान को खतरा था, उन पर आतंकवादी के केस लग गए, यूएपीए जो केस था वो लग गया। उसके बावजूद उसके पीछे महंगाई और बेरोजगारी, यानी कि देश के लोग अपने जान जोखिम में डालने को तैयार है। ये हकीकत है देश की। हाँ, ईवीएम में कैसे वोट तब्दील हो रहा, पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे हैं, जो लोग पढ़ा लिखा समाज मतलब ईवीएम में वोट हमें नहीं मिल पूरा रहा का पूरा है। ठीक रहा, अब ईवीएम पे ही फोड़ दिया जाएगा तो फिर इन तमाम बैठकों की और इन गलतियों को टटोलने की फिर फायदा क्या हुआ इसका? अनिल जी, मैं ठीक है, मैं लौटती हूँ, मैं ठीक है नसीम जी, मैं लौटती हूँ। अनिल जी देखिए, सीधे सीधे ठीकरा पूरी तरह से ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन इस बीच ये भी कह रहे हैं कि यूपी हमारे लिए बेहद जरूरी है। भले ही 3 दशकों से यहाँ पर कुछ खास कांग्रेस ना कर पाई हो, लेकिन करने की जुगत में है और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। नेहा जी, पहले तो मैं ईवीएम पे जवाब देना चाहूंगा। आप अगर ये ईवीएम की बात करें तो कर्नाटक में जब जीते थे या हिमाचल में जीते थे या तेलंगाना में जीते हैं तो क्या वहां भी ईवीएम खराब था? अगर ये ईवीएम को ठीक नहीं मानते तो वहां की सरकार से इस्तीफा देना चाहिए, ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जहां ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम बढ़िया, जहां ये हारते हैं वहां ईवीएम घटिया। ये क्या बच्चियाना बात कर रहे हैं? और अभी जो यूपी की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने गठबंधन करा था। पहले ये समाजवादी पार्टी को की बुराई करते थे कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, यूपी खराब है, यूपी में कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। फिर इनका गठबंधन हो गया, गठबंधन होने के बाद में फिर ये चुनाव लड़े, फिर भी वहां हारे। जनता ये देख रही है कि यूपी के विकास के लिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सत्ता बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। यानी ये इनका अपना लोभ लालच है, जिस लोभ लालच में आकर के ये गठबंधन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर गठबंधन कर रहे हैं तो दिक्कतें आपके लिए बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं है, जनता इनको पूरी तरीके से जान पहचान चुकी है। अभी विधानसभा चुनाव हुए तो इनका ये गठबंधन में शामिल नहीं है। लोकसभा चुनाव है तब तो गठबंधन था ही नहीं, तो कह रहे लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया। ठीक है, मैं लौटती हूँ। नेहा जी, मेरा 101 है कि यूपी के अंदर इनके पिछले भी जो ये एक्सपीरियंस थे, जो इन्होंने गठबंधन करे तब भी फेल हुए थे, आगे भी ये फेल होंगे। और निश्चित तौर पर यूपी में इससे भी बुरा हाल होगा। जो एक लोकसभा 2 विधानसभा लेके बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 0 अंडा इनको मिल जाए। ठीक है अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए जिस तरह के हालात और जिस तरह की स्थितियां हमने देखा विधानसभा चुनावों में। अशोक यादव जी शायद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, फोन लाइन कट गई है, उनसे फिर से संपर्क हम करेंगे। लेकिन नसीम जी, जिस तरह का जिक्र अभी देखिए अनिल जी कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कांग्रेस के लिए कि इन लोकसभा चुनावों में खाता तक नहीं खुल पाएगा यूपी में। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो। ये देखिए, आप ईवीएम की भी बात करते हैं तो ईवीएम जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही कैसे, और जहां हार गए तो पूरा ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ना कैसे सही है? और दूसरी बात ये भी कि अगर सब कुछ ईवीएम की ही गड़बड़ी है तो फिर इन बैठकों का करना, संगठन को मजबूत करना, ये सब बातें हवा ही है क्या? आपकी 2 बात है। पहली बात तो अनिल जी ने ये कहा कि भाई ये लोगों का हाल बुरा होगा, इनका खाता भी नहीं खुलेगा, ये कहा अनिल जी ने। निश्चित रूप से अनिल जी जिस बात को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2014 से पहले से इस बात का राग अलापते रहे हैं कि इस देश में से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस के वोट इनके वोटों से ज्यादा आ रहे हैं और कांग्रेस की सीटें भी है। कांग्रेस राज्यों में सरकारें भी बना रही है। छत्तीसगढ़ हमने इनसे, हिमाचल इनसे छीना, कर्नाटक इनसे छीना हमने। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस को ना खत्म कर पाए, और इस देश के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस इस देश से खत्म नहीं की जा सकती। अब दूसरी बात आपकी ईवीएम की है कि जहां जहां आप जीते हैं वहां ईवीएम का राग नहीं अलापते हैं। हमने चुनाव जीतने के बावजूद भी ईवीएम के रखरखाव, ईवीएम की तकनीकी पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। रही बात जहां आप ये कहते हैं तेलंगाना में जीत गए, ये वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। देखिए मैं आपसे नया जी साफ साफ बताता हूं, क्लास में बैठने वाला नकलची बच्चा जो नकल करता है,
वो एक होता बुद्धू नकलची और एक होता चलाक नकलची। चलाक नकलची जिसकी नकल को टीपता है वो वैसे ही पूरे पैरों को नहीं उतारता है। बुद्धू नकलची पूरे पैरों को उतारता है और एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने नकल की है, और चलाक नकलची लाइन को ऊपर नीचे कर देता है। कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र में वोटिंग प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर तस्वीर धुंधली हो रही है, और इस तस्वीर को साफ करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो इस टाइम मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। क्यों ना एक बार जब पूरे देश का विपक्ष, पूरे देश की विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, एक बार दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सरकार सामने आकर के या चुनाव आयोग सामने आकर के ये क्यों नहीं कह देता कि हटाओ ईवीएम को, एक बार बैलेट से कर देते हैं, जो सच्चाई है सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ईवीएम के लिए बैटिंग करती हुई दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी एक सेकंड ऐसे नहीं ना, ईवीएम को लेकर जब चुनाव आयोग ने बैठक की कि बताइए इसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है, आप लोग पहुंचे नहीं? पहुंचे थे आप लोग? कहीं ना कहीं मोदी सरकार ईवीएम को बचाने का काम कर रही है। नहीं, कौन किसको बचा रहे हैं सबको पता है ना। अशोक जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। आपने अभी सुना नसीम जी को, नसीम जी कह रहे हैं कि देखिए देश के डीएनए में कांग्रेस पार्टी है, तो फिर क्या यूपी में बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, सीटें ज्यादा दी जाएगी क्या? देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय जी का नारा है कि एसपी हराओ बीजेपी हटाओ, इस नारे पे पूरा इंडिया गठबंधन चल रहा है। अब इस नारे को फलीभूत करने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, और हमारे राष्ट्रीय जी ने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। तो अब सीट शेयरिंग का जो फार्मूला हुआ इंडिया लेवल के स्तर पर, जो कि कल मीटिंग होने जा रही है, कहा तो ये भी था कि इनको यूपी में दिखाया जाएगा आईना, मजा चखाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोले की घटना को लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो भी कड़वाहट थी, अब वो कड़वाहट हम लोग खत्म कर दी अपनी तरफ से, और आज आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ जो कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी ने भी हटा दिया। तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से कोई ऐसा कोई दुश्मनी तो है नहीं, और लेकर के एक चुनाव को लेकर के था कुछ कंफ्यूजन था, वो खत्म हो गया हम लोगों के बीच में। और रही बात कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी तो चाह रही कि जितने भी हमारे विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे बाकी जो हमारे आरएलडी है, हमारी सहयोगी है, महान दल है, ये सारे लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी एक लीडरशिप तैयार करेगी, और वो लीडरशिप जो 80 हराओ बीजेपी हटाओ की जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाने का काम करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि सनातन ध्रुवीकरण, हिंदुत्व की ध्रुवीकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बातें तो अभी विधानसभा चुनावों में भी की है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ही सर आंखों पर रखा जनता ने। ऐसा क्या नया एक चीजें लेके आ रहे हैं आप जनता के सामने कि जनता आपको सराहेगी? ऐसा क्या नया फॉर्मूला है सर? नया जी देखिए, जो बीजेपी के पास है क्या, हाँ। जो बिना मतलब की बातें करती है बीजेपी। अभी तो आज अब देख रहे थे, गंगा पुत्र की उपाधि दी जा रही थी मोदी जी को किसी चैनल पर, देख रहे थे, और गंगा जी के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और माननीय हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कई बार भाजपा सरकार को कि माँ गंगा के सफाई अभियान का सारा पैसा इस सरकार की बंदर बाट की भेंट चढ़ गया, गंगा जी वैसी को वैसी मैली रह गई। भगवान राम के नाम पे 20 करोड़ का सीएजी ने ऑडिट निकाला कि अयोध्या में जो ठेकेदारों को अंडी बेनिफिट दिया गया, इस सीएजी की रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। तो राम के नाम पे, गंगा के नाम पे लूट कौन कर रही है? कर रही है। अब देश की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप लखनऊ, हम राजधानी यूपी की, आप केजीएफसी में देखिए 2-2 महीने का एमआरआई की डेट मिल रहा है लोगों को। तो स्थिति खराब है उत्तर प्रदेश। और हमारा यही है, जाति जनगणना है, और इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है नसीम जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर, देखिए इससे पहले हमने देखा चुनावों में कई फॉर्मूले निकाले कांग्रेस पार्टी ने, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उससे पहले प्रियंका गांधी जी को जो प्रभार दिया गया पूरा यूपी का, तमाम फॉर्मूले निकाले, लेकिन उसके बाद कोई असर फिलहाल दिखा नहीं, और कांग्रेस के पक्ष में कुछ ऐसा नतीजा आते हुए दिखा नहीं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अब जब ये हालात है, हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी सीटें नहीं निकाल पा रही है कांग्रेस, भले ही वोट परसेंटेज अगर आप 4 राज्यों का मिलाओ तो आप जिस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं वो ज्यादा आपका होगा,
लेकिन उसके साथ साथ न ही राज्य में आपने सरकारें बनाई 3 हिंदी बेल्ट में, तो ऐसे में हिंदी बेल्ट की यूपी भी है और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, फोकस आपका यूपी में ही है। इससे पहले भी सर हमने देखा, लेकिन ऐसे में क्या एक नया कार्य आप करने वाले हैं जिससे कि जनता आपके पाले में जाएगी या फिर आपको वोट देगी? मैं पूछूंगी आपसे। अनिल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं नसीम जी का रुख करूंगी जल्दी से। नेहा जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तो इन्होंने हार्ड हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदू की बात करते हैं, तो ये स्पष्ट करें, मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताएं बैठे हुए हैं, कि वो सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ हैं या सनातन धर्म को मानने वालों के साथ हैं। आज ये गठबंधन में सनातन धर्म को साथ लेकर बात करते हैं। आज राम मंदिर पर गोलियां चलाने की बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को मानते हैं या भगवान राम को नहीं मानते? अयोध्या में राम मंदिर का समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं क्या आप? समाजवादी पार्टी से, सॉरी, ये समाजवादी पार्टी से जानना चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं तो ये बताइए ना, यूपी का मामला, राम सेवकों पर गोलियां कब चली थी, किसके शासन में चली थी? मुलायम सिंह के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में चली थी। कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई थी वो मुलायम सिंह यादव के टाइम पर चली थी। तो फिर इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये तय करें कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये तय करें कि क्या उनके जो राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके समर्थक है, विरोधी हैं? सनातन धर्म को गाली देने वालों के समर्थक है, विरोधी हैं? दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने बीएसपी के साथ भी गठबंधन कराया, कांग्रेस ने एसपी के साथ भी गठबंधन कराया। दोनों गठबंधन इनके फेल हुए हैं। अब ये कौन सा तीसरा फार्मूला लेकर के आ रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश में अपने आप को बात अशोक जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर नसीम जी का रुख करें, कार्यक्रम काम करे हैं। ठीक है। एक बात और है, ईवीएम जो आया है, ईवीएम कब आया है? ईवीएम से काउंटिंग कब? सर ईवीएम में 2009 में लालकृष्ण आडवाणी भी सवाल खड़े कर चुके हैं, तो ईवीएम का होना नहीं रोया है तो ज्यादा अच्छा है। नहीं ईवीएम की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले उन्होंने ही सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस आई है ना, नहीं सबसे पहले उन्होंने, तो लेके क्यों? अगर एक सवाल खड़े कर रहे हैं तो सर ये भूलना नहीं चाहिए ना अनिल जी कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ही ईवीएम पे सवाल खड़े किए गए थे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये गलत था तो कांग्रेस लेके क्यों आई? हमने सवाल खड़े आप हटा दीजिए, ईवीएम गलत था आप हटा दीजिए। वो तो मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आप हटा दीजिए। नहीं, हमने तो उसकी कमियां दूर करके बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ईवीएम गलत था तो ईवीएम लेके क्यों आएगी? इन्होंने कमियां दूर की है, ईवीएम गलत था तो ईवीएम लेके क्यों आएगी? हमने तो पारदर्शिता बनाने के लिए उसके अंदर जो कमियां थी ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकनीकी खामियां नहीं दूर की, हलफनामा दिया कहीं। ठीक है और ये कह रहे हैं हमने तकनीकी दूर की, इसका मतलब इनके टाइम में ईवीएम खराब थी जब ये सवाल उठा रहे थे, और बाद में इन्होंने ठीक कर दिया, उसमें कोई सवाल नहीं आपके टाइम में खराब थी, वीवीपैट हमने पेपर निकालना शुरू करा है। आपने जो ईवीएम, आप खराब ईवीएम क्यों लेकर आए? ईवीएम आप आए ना, हमने तो उसको ठीक करा। हम खराब ईवीएम लेकर आए, विरोध करा था। सर खामियों को दूर करोगे या नहीं करेंगे आप? अनिल जी खामियों को दूर करेंगे या नहीं करेंगे आप, ये बताइए ना। जो खामियां थी, आप नाम बदलने में माहिर है तो ईवीएम का नाम हटा दीजिए, क्या नाम है इन सब चीजों को। ईवीएम का नाम कैसे हटा सकते हैं? हम समाजवादी पार्टी का नाम हटा सकते हैं क्या? हम कांग्रेस का नाम हटा सकते हैं क्या? अरे जो राजनीतिक दल है वो नाम हटाने उस पर अटैक करा दिया, इसका नाम हटाने। सर बहुत सारी चीजें तो हटा दी आपने। चुनाव आयुक्त का कैसे अब नियुक्ति होती है, मुझे ये बताइए, कैसे नियुक्ति होती है, ये कैसे होगी आगे? नेहा जी मुझे ये बताओ, कहाँ पारदर्शिता है सर? जो चीजें आपको सही नहीं लग रही आप हटा ही रहे हैं। नहीं, जो चीजें सही नहीं, फिर आप ये मत कहिए ना कौन क्या लेके आया, कैसे लेके आया। सर उस चीज का हवाला नहीं दिया जाता ना। पहली बार आपने सवाल उठाया ईवीएम पर। चुनाव आयुक्त की अब नियुक्ति कैसे होगी ये आपको पता है बेहतर तरीके से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीजीआई का नाम उसमें से हटाया गया पैनलिस्ट में से, ये भी आपको पता है सर। तो कितनी पारदर्शिता किस चीज में है वो समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को सवाल उठा के ही बताया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।